हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक जो हमारा पढ़ने का है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमने लीनियर मोमेंटम क्या होता है पढ़ लिया। हमने न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। अब बात आती है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व किस स्थिति में रहेगा। अच्छा, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन वो होता है कि जब एक बॉडी के अंदर कोई मोमेंटम है, होल्ड कर रही है वो मोमेंटम, तो हर स्टेट में वो मोमेंटम उसके अंदर सेम रहेगा। स्टेट चेंज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन स्टेट कैसे चेंज, इंटरनल स्टेट अगर उसके चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे गन होती है, गन का अपना कुछ मास होता है m, हम उसको ऐसे होल्ड करेंगे, उसके अंदर बुलेट का मास होता है। सपोज करो एक गन है, उसका मास तो है m, उसके अंदर छोटी बुलेट है, उसका मास है स्मॉल m, उसका मास है स्मॉल m। तो जब हम गन फायर करेंगे तो हमने कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया सिस्टम के ऊपर। भाई गन और बुलेट का सिस्टम जो है कंबाइंड सिस्टम है ना, उसके ऊपर हमने कोई नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया। जो हुआ गन के विद इन हुआ। तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? फोर्स क्या होता है? dp बाय dt। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेट फोर्स F नेट 0 हो जाए, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 हो जाए, तो dp बाय dt भी 0 होगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब हमने किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किया हो। इतना तो सबको पता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो p है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो चीज है ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बात आती है इसके एग्जांपल क्या होंगे। चलिए ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल क्या होता है? आप गन चलाते हो ऐसे, आप ऐसे गन चलाओ, कभी चलाना मत, देखना। आप जैसे फायर करोगे गन को तो गन पीछे से झटका लेती है ऐसे। जब भी आप गन फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ ऐसे झटका लेती है, हमेशा ऐसे झटका लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि जब बुलेट इस तरफ निकलती है ना, तो काफी फोर्स को इधर लगाती है। जब कोई चीज उधर निकलेगी तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो रिकॉइल करेगी। तो वो जो रिकॉइल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही निकलती है। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि गन का मास m है, कैपिटल M, गन का मास है कैपिटल M, मास ऑफ गन, और जो उसके अंदर बुलेट थी उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, अब पूरे सिस्टम पे F नेट तो 0 है, F नेट 0 है, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका। अच्छा, जब टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहा तो यानी कि आपका mv, सपोज करो जो गन की रिकॉइल स्पीड है, जो इस डायरेक्शन में रिकॉइल करी गन, वो है कैपिटल V, और इस डायरेक्शन में जो बुलेट गई वो है u। इमेजिन करा हमने सिर्फ कि बुलेट जो गई है वो u स्पीड से गई है, और जो रिकॉइल स्पीड है गन की वो v है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो गन का मोमेंटम हो गया, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी कंजर्व। ठीक है, तो यानी कि अब आप देखो, पहले एक काम करो, आप इसको यहां तक नोट कर लो क्योंकि बोर्ड पे जरूरी जगह कम पड़ जाएगी। आप इसको यहां तक नोट कर लो। अच्छा, मोमेंटम जब कंजर्व रह गया तो हमने क्या देखा कि mv प्लस mu कांस्टेंट है, या और तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर जो फायरिंग होगा इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग होगा। आफ्टर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पे आ गए, मामला जब फायर खत्म हो गया उसके बाद तो मामला रेस्ट पे आ गया। इनिशियली जब फायर हुआ तब उसकी वेलोसिटी रिकॉइल की v थी और बुलेट की u थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि m इंटू वी प्लस m इंटू यू, ये तो बिफोर और ड्यूरिंग फायर थी, इज इक्वल्स टू जब रेस्ट पे आ गया मामला तो लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे, mv इज इक्वल्स टू माइनस mu। अच्छा, अब यहां हम ये देखें, अगर जो v है वो माइनस mu अपॉन m हो, ये बात समझ में आई। जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है गन will recoil in opposite direction। जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में गई है तो जो गन रिकॉइल करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमें सिर्फ देखना हो, यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन भी बताना होगा तो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बुलेट की स्पीड इस डायरेक्शन में u थी, तो गन की स्पीड इस डायरेक्शन में माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है रिजल्ट की, जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने मास के, ठीक है, और v जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके बुलेट के मास से। अब यहां से एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सोल्जर्स को देखा है जो बड़ी बड़ी गन लेके चलते हैं? वो लोग क्या करते हैं, वो अपने शोल्डर पे होल्ड करते हैं गन को इस तरीके से, और शोल्डर से टाइटली होल्ड करते हैं गन को। वो टाइटली होल्ड करके करते क्या है, जो अपनी बॉडी का जो वेट है वो गन को ऐड करते हैं। अगर वो ऐसे करके रखेंगे टाइट तो उनकी बॉडी का कुछ वेट गन को मिल जाएगा। उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ तो मास गन का ही होता है प्लस कुछ वो अप्लाई करते हैं, तो जो नेट मास होता है वो बढ़ जाता है, और जब नेट मास बढ़ जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी, जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी उनके गन की, वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए करते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज करो कि मास ऑफ गन है m, गन का मास m है, बुलेट का जो मास है वो हमने ले लिया m/2, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी है vb,
गन की वेलोसिटी है vg, ठीक है। vg अपॉन vb का रेशियो क्या होगा, vg अपॉन vb का क्या रेशियो होगा, चलिए देखते हैं। अब यहां पे अगर रिलेशन देखें तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी, मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूं मैं, इसका नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा, वो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी अपॉन मास ऑफ गन, ये सिर्फ m है। अब m से m तो यहां कट गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ जो गन होगी वो बुलेट की वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर बुलेट का जो मास है वो गन के मास से हाफ है, तो इसकी स्पीड डबल ट्वाइस हो जाएगी। देखो अगर ये 2 इधर जाएगा तो Vb इज इक्वल्स टू 2Vg, यानी कि अगर इसका मास m है और इसका मास m/2 है तो इसकी स्पीड ट्वाइस हो जाएगी Vg के, ठीक है। ये पूरा नोट कर लो। अच्छा, दूसरा एक रिकॉइल ऑफ गन तो हमारा हो गया, रिकॉइल ऑफ गन तो हमने कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन का। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, सपोज करो कि ये एक बॉम्ब है, कुछ भी है, मतलब बॉम्ब बना दिया, ये रखा हुआ है, ये फटने वाला है। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, तो जब ये एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड होने के बाद इसका एक पार्टिकल गया U से, एक पार्टिकल गया B से, एक पार्टिकल गया U डैश से, एक पार्टिकल गया B डैश से। 4 टुकड़े हो गए, चारों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से गए। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंतर्गत उस पे हमने कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया था, वो अपना आप एक्सप्लोड हुआ। तो जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगेगा तो सपोज करो बॉम्ब का मास पहले m था, अगर ये रेस्ट पे था तो स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सपोज करो बॉम्ब को हमने छोड़ रखा था हवा में किसी स्पीड से, वो स्पीड थी आपकी, कोई भी वेरिएबल ले लो, v0, हमने v0 ले लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंतर्गत मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन क्या था, उसी का मास इनटू उसी की वेलोसिटी, ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, अगर इसका मास भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये चलो m1 m2 m3 m4 है, तो m1u प्लस m2v प्लस m3u डैश प्लस m4v डैश, ये है आपका टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। और ये पूरा आफ्टर, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। अब इसी केस में अगर बॉम्ब अपनी जगह रखा हुआ होता, हमने उसको हवा में फेंका नहीं, हमने खाली आग लगा के उसको छोड़ दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, m1u प्लस m2v प्लस m3u डैश प्लस m4v डैश विल बी 0, ठीक है, नोट कर लो। तो हमने बॉम्ब एक्सप्लोजन के अभी हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में,
और रिकॉइल वेलोसिटी के, इसके आपको ढेरों एग्जांपल एनसीईआरटी में और आपकी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे। बहुत इजी एग्जांपल होते हैं। जनरली वो एग्जांपल क्या होते हैं कि कोई एक बॉम्ब है या कोई एक शेल है या कोई एक बॉडी है जो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, सपोज यू से, वो एक्सप्लोड होगी तो उसका एक पार्ट जाएगा, एक पार्ट जाएगा, एक पार्ट जाएगा, इसका डाटा दे देगा, इसका डाटा दे देगा, इसमें कोई वेलोसिटी पूछ लेगा या किसी का कोई मास पूछ लेगा। इस तरह के बड़े बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं अभी YouTube वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से कर सकते हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको समझने में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। हम लिफ्ट में जब खड़े होते हैं, हमारी अगर मैं वहां पे वेइंग मशीन रख दूं, सपोज करो ये लिफ्ट है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे एक वेइंग मशीन रख दूं लिफ्ट में, तो 4 केस बनते हैं। एक, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। दूसरा केस बनेगा गोइंग डाउनवर्ड्स, अच्छा पहला केस देखो, पहले अपवर्ड जा रही है एक्सेलरेशन ए से, अपवर्ड जा रही है एक्सेलरेशन ए से, इसका मास m है तो नीचे mg लग रहा होगा, और जाहिर सी बात है ऊपर नॉर्मल लगेगा n, ठीक है। हम ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लें, जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर रेफरेंस। आप उल्टा भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। तो जब ऊपर जा रहा है, वो इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द मैन। भाई नेट फोर्स अगर हम निकालेंगे वही उसका वेट होगा, जाहिर सी बात है। तो नेट क्या होगा, n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ये n जो है यही उसका वेट है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे से उसके ऊपर लगेगा वही तो वेइंग मशीन में रिफ्लेक्ट करेगा उसका वेट बन के। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, m इंटू जी प्लस ए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा गोइंग डाउनवर्ड्स, चलो नीचे जा रहा है वो एक्सेलरेशन a से, इस केस में तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, ठीक है। चलो तो ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए, ठीक है। भाई अगर वो ऊपर जा रहा है तो m इंटू जी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऊपर जाती हुई लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ऐड कर दोगे तो उसका वेट आ जाएगा। नीचे आ रहा है अगर एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन कर दोगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी वेलोसिटीज तो एड अप हो जाती थी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है तो एड अप हो गया, सेम डायरेक्शन में जाती थी वेलोसिटीज तो सब्ट्रैक्ट होती थी, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने g माइनस ए कर दिया। अच्छा हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि लिफ्ट ए जगह खड़ी है, वो कहीं जा ही नहीं, वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट का, लिफ्ट एट रेस्ट, तो a 0 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप a 0 पुट कर दो, यहां करोगे तो भी n इज इक्वल्स टू mg आएगा व्हेन रेस्ट। अब जाहिर सी बात है जब लिफ्ट अपनी जगह हिली हुई है तो जो उसका एक्चुअल वेट होगा आदमी का वही तो रिफ्लेक्ट करेगा, एक्चुअल वेट तो उसका mg होता है। अब किसी ब्लॉक का या किसी भी इंसान का, किसी भी बॉडी का मास अगर m है तो उसका वेट तो mg होता है ना, जाहिर सी बात। तो जब एक्सेलरेशन 0 रख दिया तो n इज इक्वल्स टू mg हो गया, ठीक है। चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, चौथा इंटरेस्टिंग केस क्या है कि ये बड़े प्यार से नीचे आ रहा था, एक्सेलरेशन a से आ रहा था, उसका वेट दिखा रहा था m इज इक्वल्स टू जी माइनस ए।
हुआ क्या, जिस रस्सी से ये बंधी हुई थी लिफ्ट, पूरी मोटर चल रही थी, ये कट गई, ये टूट गई। जब केबल ही टूट गई लिफ्ट की, तो लिफ्ट क्या होगा, अंदर से क्या फील होगा इंसान को, नीचे जाता हुआ फील होगा, उसे कुछ महसूस ही नहीं होगा, हवा में उड़ेगा वो। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, आप इमेजिन करो, लॉजिकली उसको इमेजिन करो, आप इस चीज के ऊपर ऐसे खड़े हो जो जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, फ्री फॉल है, कोई केबल ही नहीं है, कहीं हवा में उड़ रहे हो आप एक तरह से, तो आपको फील ही नहीं होगा अपना वेट, यानी कि जीरो वेट फील होगा आपको। यहां उसको प्रूव करके देखें, देखो नीचे आ रहा है फ्री फॉल में, तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। यहां पुट करके देखो, तो g माइनस जी, ये टर्म जीरो हो गया, तो जो वेट होगा मैन का वो जीरो हो जाएगा। क्यों? और आप यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, आप लॉजिकली माइंड से सोच के देखो, अगर आप किसी लिफ्ट में खड़े हो, उसकी केबल टूट जाए, वो हवा में उड़ती हुई नीचे आएगी, आपको अपना वेट फील होगा उस टाइम पे? नहीं होगा, ऐसा लगेगा हवा में उड़ रहे हो, वेट जीरो हो जाएगा उस इंसान का। अगर उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है लिफ्ट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g माइनस जी जीरो, तो उसका वेट भी जीरो हो जाएगा। ये पूरा नोट कर लो और अपने हिसाब से थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको लिखा करो। मैं यहाँ पे आपको थ्योरी डिक्टेट करके लिखवाता नहीं हूँ इस यूट्यूब वीडियो में, हो सकता है किसी किसी को ये बात बुरी लगती हो, लेकिन इतना टाइम मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने आपको बॉम्ब एक्सप्लोजन का एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, और जो बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये वाला टॉपिक है, ये एक तरह से बिल्कुल सबसे आसान टॉपिक है पूरे लॉज ऑफ मोशन में, इसलिए मैंने यहाँ नहीं कराया। फ्रिक्शन जब शुरू होगा उसके न्यूमेरिकल में बहुत सारे कराऊंगा आप लोगों को। सेम ये है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, नीचे जा रही है लिफ्ट, ऊपर जा रही है लिफ्ट, खड़ी है लिफ्ट, फ्री फॉल है लिफ्ट का, तो ये पूरा अपने हिसाब से थ्योरेटिकल नोट कर लो आप। आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। अगला लेक्चर जो शुरू होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल मास होगा। अभी तक हमने फोर्स पढ़ा था dp बाई dt, हमने फोर्स पढ़ा था dp बाई dt, इसको हमने रिजॉल्व करके ma कर दिया था, क्योंकि हमने मास को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था। अगर मास वेरिएबल हो, वेरिएबल मास सिचुएशन, रॉकेट प्रपल्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। रॉकेट जब ऊपर जाता है, इसरो या नासा अपना रॉकेट ऊपर छोड़ती है, तो क्या उसके मोमेंटम चेंजेस होते हैं, किस तरह से उसका मास चेंज होता है, या किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।